आज हम लोग करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। ये सब जानने के बाद ही एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वे इक्वेशंस होते हैं जिन्हें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखा जाए। जैसे यह एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पर यह का पावर 2 है, यह का पावर 1 है, तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसलिए इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, मतलब यक्स के दो रूट्स आएंगे। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तो दो रूट्स होते हैं। अब ये दोनों रूट्स का नेचर क्या होता है, अलग अलग होते हैं या इक्वल होते हैं या इमेजिनरी होते हैं, तो ये डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। इसमें डी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, रूट्स को। किसके रूट्स को, पॉलिनोमियल के रूट्स को। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है, दोनों रूट्स इक्वल हैं या दोनों रूट्स अलग अलग है, डिस्टिंक्ट हैं, या दोनों रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी है, तो ये सब बताता है डिस्क्रिमिनेंट। तो अब आते हैं इसके रूट्स क्या होते हैं। ये तो डी हो गया, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये कंडीशन होता है कि डी की वैल्यू मान लो अगर जी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब है कि पॉजिटिव है। ये अगर पॉजिटिव हो, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें बी ए सी क्या है, यह ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो ये कांस्टेंट्स होते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं डी। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, तो ये इसके जो दोनों रूट्स होंगे, ये दोनों रूट्स होंगे रियल होंगे और डिस्क्रिमिनेंट डिस्टिंक्ट होंगे। ये दोनों रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे और रियल होंगे। कब होंगे, जब डी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो। अगर d इक्वल टू बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, तो दोनों रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। दोनों रूट्स इक्वल होंगे, सेम होंगे। दोनों रूट्स इक्वल होंगे मतलब सेम होंगे और रियल होंगे। तो रियल यह भी होगा, रियल यह भी होगा। दोनों दो डी ग्रेटर देन जीरो है तो दोनों रूट्स रियल होंगे। डी इक्वल टू जीरो दोनों रूट्स रियल होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि डिस्टिंक्ट होंगे। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, और डी इक्वल टू जीरो तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन होता है डी लेस देन जीरो। तो इसमें दोनों रूट्स इमेजिनरी हो जाए। दो रूट्स होते हैं, दोनों रूट्स को कहते हैं अल्फा, एक को कहते हैं बीटा। एक रूट्स को कहते हैं अल्फा, दूसरे रूट को कहते हैं बीटा। तो दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। तो इसमें एक ये जब होता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर आप जब क्लास 12, इमेजिनरी नंबर को आप तभी समझ पाएंगे जब आप क्लास 11th में जाएंगे, तब वहां पर इमेजिनरी नंबर बताया जाएगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो अभी फिलहाल आप क्लास 10th में हैं, तो आपको यही जानना है कि डी ग्रेटर देन जीरो जब होता है तो ये दोनों रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। डी इक्वल टू जीरो होता है तो दोनों रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। यह कंडीशन तब होल्ड करता है जब दोनों रूट्स इमेजिनरी होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो
इसके दो रूट्स होते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। पहला रूट होता है अल्फा, दूसरा रूट होता है बीटा। मतलब है कि x के दो वैल्यूज होंगे, पहला वैल्यू होगा अल्फा और दूसरा वैल्यू होगा बीटा। तो ये दोनों रूट्स का नेचर क्या होगा, ये डिस्क्राइब करता है ये डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डी की वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब है कि दोनों रूट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो दोनों रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे। और डी लेस देन जीरो है तो दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इमेजिनरी में एक रूट पॉजिटिव होता है, एक रूट नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो दोनों रूट्स होते हैं, अगर इन दोनों रूट्स को हम प्लस करें, ऐड करें, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। दोनों रूट्स को प्लस करें, किसके दोनों रूट्स को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब यह के दो वैल्यूज होंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होगा। और अगर दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट निकालें, तो उसकी वैल्यू होता है सी अपान ए। बी क्या है, तो यह का कॉफिशिएंट है। ए क्या है, एफ स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है, ए है एफ स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यह एफ स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो आप समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो दोनों रूट रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या पॉजिटिव होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो भी x के दो ही वैल्यू आते हैं, दो रूट्स होते हैं, दो रूट्स आते हैं जिसको अल्फा और बीटा कहते हैं। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है, एफ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको बोलते हैं श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। एक बार प्लस लेते हैं तो अल्फा निकलता है, एक बार माइनस लेते हैं तो बीटा निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें। तो अब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। इसमें लिखा हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बस चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। बस आपको चेक करना, देख लेना है, देख करके बताना है होगा या नहीं होगा। तो कुछ इक्वेशन को देखने से ही पता चल जाता है कि इक्वेशन है या नहीं है। कुछ को आपको सॉल्व करने के बाद में पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ब्रेक करोगे तो 2x बनेगा, इधर भी 2x बनेगा। तो इधर का 2x इधर का 2x कट जाएगा, यानी कि x रहेगा ही नहीं। तो जब x रहेगा ही नहीं तो केवल कांस्टेंट नंबर बचेंगे। तो कांस्टेंट जो नंबर होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स का पावर 2 रहना चाहिए, फिर एक्स का पावर 1 रहना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको लिख देंगे नो। बस आपका काम हो गया, नो लिख दीजिए, आपका काम हो गया। दूसरा में एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू इधर है -2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे -6 आया, -2 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे +2x आया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -2x है, तो x स्क्वायर इधर है, x स्क्वायर हमने लिख लिया। इधर पर माइनस ये प्लस 2x है, इधर आएगा -2x, इधर -2x पहले से, तो -2x है, ये -2x निकल के -4x हो गया। यहाँ पर -6 है, इधर आएगा +6 हो जाएगा।
तो इक्वल टू इधर बचा 0, तो यह x पावर 2 x पावर 1 और कांस्टेंट, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, तो इसको लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको लिख देंगे यस। ठीक है, समझ में आ गया। पहला वाला नो होगा, दूसरा वाला यस होगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन है इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। तो इसको देखने से लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन को सॉल्व कैसे करते हैं, ब्रेक करने के बाद से आप इसको जब इधर की साइड को ब्रेक करोगे तो इसका आंसर आएगा इधर का, इस साइड का एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन माइनस एक्स आएगा, फिर माइनस टू इंटू वन माइनस टू आ जाएगा, इक्वल टू इधर इस साइड का आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर, फिर प्लस थ्री माइनस वन तो प्लस टू आ जाएगा, तो प्लस टू एक्स और माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इस साइड में एक्स स्क्वायर इस साइड में दोनों कट गए, माइनस एक्स और ये प्लस टू एक्स इधर आएगा तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, तो माइनस थ्री एक्स बचा, ये माइनस टू और ये माइनस थ्री इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस थ्री, इधर आएगा बन जाएगा प्लस थ्री, तो प्लस थ्री माइनस टू, प्लस थ्री बड़ा है और टू माइनस टू छोटा है, तो बड़ा में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़े का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन बड़ा है, प्लस लिखेंगे और थ्री में से टू गया वन और इधर बच गया जीरो। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक्स का पावर टू नहीं है, यानी कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएगा, तो हम लिख देंगे नो, हमारा काम खत्म हो गया। अब चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, इसको ब्रेक करेंगे तभी पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं होगा। तो इसको ब्रेक करते हैं, एक्स का टू एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बना, एक्स का प्लस वन में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स बना, माइनस थ्री का टू एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स एक्स बना, माइनस थ्री का वन में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस वन का माइनस वन का माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन बनेगा, प्लस थ्री बनेगा। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे माइनस एक्स, फिर प्लस फाइव का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे प्लस फाइव एक्स, फिर प्लस फाइव का वन में माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर इधर है एक्स स्क्वायर इधर है, तो इसको जब इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर बचा, इधर एक्स है इधर माइनस सिक्स एक्स है तो प्लस है माइनस बड़ा है माइनस साइन लगाएंगे और सिक्स में से वन माइनस कर देंगे तो फाइव एक्स बचा, इधर इधर बचा प्लस थ्री, इक्वल टू इस साइड में करेंगे एक्स स्क्वायर उधर गया, ये माइनस एक्स है प्लस फाइव एक्स, प्लस बड़ा है माइनस छोटा है, तो फाइव में से एक फाइव एक्स में से यह फोर एक्स बचा तो फोर एक्स लिखेंगे और यहाँ बचा माइनस फाइव तो माइनस फाइव लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने लिखा, एक्स का पावर टू आ गया, फिर यहाँ पर माइनस फाइव एक्स है और यहाँ पर फोर एक्स है प्लस है, इधर जाएगा माइनस बन जाएगा तो फोर एक्स माइनस बन जाएगा, माइनस फाइव एक्स पहले से है तो माइनस फाइव माइनस फोर मिलकर के नाइन एक्स बचा बना, और ये प्लस थ्री है ये माइनस फाइव है, इधर माइनस फाइव इधर आएगा प्लस बनेगा, तो प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस एट बनेगा, तो इधर बच गया जीरो। तो अब आप देख रहे हो कि एक्स का पावर टू एक्स का पावर वन और कांस्टेंट, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, तो इसको लिख देंगे यस। ठीक है, यस, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, अब इसको ब्रेक करेंगे तब पता चलेगा। तो एक्स थ्री का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे थ्री एक्स होगा, प्लस थ्री का मल्टीप्लाई टू में करेंगे प्लस सिक्स हुआ, इक्वल टू
2x का मल्टीप्लाई x का पावर 2 में करेंगे तो ये बन जाएगा 2x का पावर 3। ठीक है जी, x का पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x का पावर 3 बन जाएगा। फिर 2x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2x बना। अब आप इसको देख रहे हो कि यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, और यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 3। तो x का पावर 3 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x का पावर 2 मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, फिर उससे पावर छोटा 1 होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर x का पावर 3 बन रहा है, यानी कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा है, तो इसको लिख देंगे नो। आपको ये सॉल्व करके देख लेना, फिर आपको लिख देना नो। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप तो लिखोगे यस और नो। लेकिन यस और नो लिखोगे कैसे, कैसे पता चलेगा यस और नो? जब आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके आप अपना रफ में, ये रफ वर्क है, ये आप अपने रफ में करोगे और यहाँ लिखोगे यस या नो। आपको यस या नो लिखना है, ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेक करने के लिए रफ में कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। x पावर 3 है, x का पावर 2 है, x पावर 1 है, इधर भी x का पावर 1 है, तो यहाँ भी x का पावर 3 आ गया, यानी कि यह भी नो होगा। तो आपको बस देख करके चेक कर लेना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे इसमें है, इसमें जब आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कुछ होते हैं जो सीधा सीधा दिखाई देते हैं, कुछ सीधा सीधा नहीं दिखाई देते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो वहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये है या नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? भाई आगे बढ़ो। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है, सॉल्व नहीं करना है। क्वाड्रेट अगले एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भी है, आपको सॉल्व भी करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, क्या लिखना होगा? तो इक्वेशन लिखना होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप तो x यूज करोगे, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x होता है। तो अब इसमें आप मानोगे, इस क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528 है, मीटर स्क्वायर है। अब इसका लेंथ जो दिया हुआ है, लेंथ बड़ा होता है, आप सबको पता है लेंथ बड़ा होता है, ब्रेड्थ छोटा होता है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल कैसे बनता है। तो रेक्टेंगल ऐसे बनता है, एक लेंथ बड़ा है, यह लेंथ है, यह ब्रेड्थ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। मतलब जो ब्रेड्थ है उसका डबल करेंगे, मतलब ब्रेड्थ जो भी होगा उसका डबल करेंगे और उसमें 1 मीटर और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो लेंथ बनता है। और वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमको लेंथ फाइंड करना है और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको इक्वेशन बनाना है लेंथ और ब्रेड्थ के लिए। तो अब आपको मानना पड़ेगा, अब मान लो ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ मान लो x है, तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रेड्थ क्या मान लो, x मान लो, तो x क्या है, ब्रेड्थ है, तो आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट y मान ले, तो आप मान रहे हो y, दूसरा स्टूडेंट मान रहा है x मान रहा है, तीसरा स्टूडेंट इसी को a मान रहा है। तो सभी अलग अलग एजुकेशन है, तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये a को क्या माना है, x को क्या माना है, y को क्या माना है। इसलिए आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या हम मान रहे हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पर लिखो लेट ब्रेड्थ इक्वल टू x मीटर। हमने मान लिया ब्रेड्थ x मीटर है, हमने समझा दिया कि x हमने क्या माना है, ब्रेड्थ माना है। हो सकता है इसको कोई स्टूडेंट y मान ले, हो सकता है कोई स्टूडेंट इसी को b मान ले, इसी को कोई और
कोई कुछ और मान ले, तो सबका अलग अलग मानने पर टीचर कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आपको आप जो मान रहे हो उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ब्रेड्थ हो गया यस, ठीक है। अब लेंथ क्या होगा? लेंथ कह रहा है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ मतलब यस का ट्वाइस करेंगे तो 2 यस, और उससे 1 मोर है, 1 मीटर ज्यादा है, यानी कि +1। अब हमारा लेंथ भी निकल गया। अब एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू डी। ठीक, फार्मूला लिख दिया। अब इसको हम एल लेंथ के जगह पर लिखेंगे 2x+1, 2x+1 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या माने हमने? यस माना है। अब ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी तो इक्वल टू 0 नहीं लिखे हैं, तो अब इसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ लिखेंगे, ये एरिया दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया है 528, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520, तो लिखेंगे अब 2x+1 इंटू एक्स इक्वल टू 528। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। बस यहीं तक आपको करना है, ये बना करके आपको बस छोड़ देना है, आपका काम हो गया, खत्म है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 306 दिया है। तो अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या आते हैं। तो दो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जैसे 3 है तो 3 का अगला नंबर 4 हुआ, 5 है 5 का अगला नंबर 6 हुआ, तो यही कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर होते हैं। तो अब हम इसको मान लिए, सोल्यूशन हमारा यहाँ से शुरू होगा। लेट 2 constitutive positive integers b x and x+1 1 ऐड कर देंगे। जैसे 3 है, 3 का अगला नंबर 4, तो ये एक x+1। अब दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ? x पहला, दूसरा x+1, दोनों का मल्टीप्लाई, ये कितना है? ये दिया हुआ है 306 इक्वल टू 306 लिख दिया। अब ये समथिंग इक्वल टू समथिंग, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप इसको ब्रेक करोगे, यह फिर क्या बन जाएगा? यह का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यह आ जाएगा, और ये 306 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तो हमारा काम खत्म हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन ही। रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ी। ठीक है, माँ की उम्र ज्यादा होता ही है, सब लोग जानते हैं, माँ की उम्र ज्यादा होता है, बेटे की उम्र कम होता है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब आज जो एज उन लोगों का, उससे 3 साल के बाद सबका एज बढ़ जाएगा। जो अगर मान लो रोहन का एज 20 ईयर है, तो 3 साल के बाद में 23 हो जाएगा। उसके मदर का एज जो भी होगा वो भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो 3 साल एज सबका जुड़ जाएगा। तो अब इसे पूछ रहा हुआ है
वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। रोहन का हमको प्रेजेंट एज, अब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रोहन का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो हम रोहन का ही एज मानेंगे, जो पूछ रहा है वही हम मानते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट रोहन एज प्रेजेंट एज इक्वल टू यक्स ईयर, ठीक है। तो अब उसके मदर का एज क्या हो जाएगा, उसे रोहन की मदर का एज 26 ईयर ज्यादा है, मतलब 26 ईयर ज्यादा, तो जुड़ जाएगा मदर का एज, मदर का एज जुड़ जाएगा रोहन की एज, मदर एज यक्स ईयर रोहन का एज है, उससे 26 ईयर बड़ी है उसकी माँ, तो 20 ईयर प्लस 26 ईयर उसकी माँ का एज हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 साल के बाद में, तो अब जो भी प्रेजेंट होगा, जो भी प्रेजेंट एज है रोहन का यक्स ईयर, 3 साल के बाद में उसका एज हो जाएगा यक्स प्लस थ्री। उसकी माँ का उसकी माँ का उम्र वो उतना ही रहेगा नहीं, वो भी बैठा रहेगा, वो भी बैठा नहीं रहेगा, उसका भी एज 3 ईयर बढ़ जाएगा। तो अब लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर रोहन सिंह इक्वल टू यक्स प्लस थ्री, ठीक, ईयर। मदर का एज क्या हो जाएगा, वो भी ऐड कर लेंगे 3 ईयर, एक्स प्लस 29, एक्स प्लस 26 है, प्लस 3 ईयर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 29, तो एक्स प्लस 29 उसकी माँ की एज हो जाएगा, कब, जब 3 साल के बाद, ठीक। तो अब क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब क्या है, उसकी माँ का एज और रोहन का एज दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो यह एक्स प्लस थ्री है रोहन का एज, एक्स प्लस थ्री लिखे, और एक्स प्लस 29 उसकी मदर का है, तो एक्स प्लस 29, तो मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 360, तो इक्वल टू 360। अब आपका काम खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं करना है, आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप इसको ब्रेक करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आएगा। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, बस ये करके छोड़ देना है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed, 480 किलोमीटर चल रहा है स्पीड से। तो मान लो ये ट्रेन है और यहाँ तक चल रहा है, ट्रेन है, ए से चल रहा है, बी तक भी गया, और यह डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, किसी स्पीड से चल रहा होगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जिस स्पीड से चल रहा था उससे 8 किलोमीटर स्पीड थोड़ा कम हो जाए तो क्या होगा, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस मतलब क्या है, ए से बी तक ही जाना है, मंजिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मंजिल है बी तक जाने का, तो वही जाना वही है, चाहे तेज चलो चाहे धीमे चलो, जाना तो है बी पर ही जाना है। तो अगर नॉर्मल स्पीड से चल रहा है तो कितने टाइम में पहुंच रहा है, किसी फिक्स टाइम में पहुंच रहा होगा। अगर स्पीड कम कर देगा तो धीरे धीरे पहुंचेगा, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे आप बाइक चलाते हो तो आप नॉर्मल स्पीड से चलाते हो तो किसी फिक्स टाइम में पहुंच जाते हो। अगर आप इस बाइक की स्पीड कम कर दे रहे हो, 20 कर दे रहे हो, 15 कर दे रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो, तो देर लगेगा पहुंचने में, टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड कम हो जाने से टाइम ज्यादा हो जाता है, नेचुरल बात है। तो इसमें पूछा क्या हुआ है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें क्या कर फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करने के लिए मान लीजिए, लेट स्पीड
इक्वल टू यफ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब टाइम लिखेंगे। टाइम जब नॉर्मल स्पीड से चल रहा है तो यहाँ पे आता है, मान लो टाइम लग रहा है t1, तो टाइम t1 इक्वल टू होता है टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 है। स्पीड कितना है यफ, मेजर करेंगे आवर में। अब टाइम जो है दूसरा टाइम है, स्पीड कम हो गया। जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड से अब ये स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गया, मतलब यह स्पीड से चल रहा था, अब स्पीड जो हो गया कम हो गया। कितना कम हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो अब लिखेंगे न्यू स्पीड। न्यू स्पीड इक्वल टू यक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम अब लगेगा t2। t2 के लिए फार्मूला लिखेंगे, यही सेम फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही रहेगा क्योंकि जाना तो यहाँ से ए से बी तक ही है, चाहे स्पीड ज्यादा हो चाहे कम हो, जाना तो ए से चलना है और बी पर पहुंचना है, तो डिस्टेंस वही रहेगा। स्पीड जो है अब हो गया x माइनस 480, x माइनस 8। तो ये टाइम t1 है, ये टाइम t2। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मूव। 3 घंटा ज्यादा लगेगा, मतलब ये ज्यादा टाइम लग रहा है, ये धीरे धीरे, ये स्पीड कम होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, तो यह टाइम ज्यादा है। इस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर देंगे, t2 माइनस t1 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है डिफरेंस, दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है 3 घंटे का, इक्वल टू 3। अब इसको आप t2 की वैल्यू को यह रखो 480 अपान 480 अपान यस माइनस 8 माइनस 480 अपान यस और इक्वल टू 3। बस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आपका काम खत्म हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। मिलते हैं अगले वीडियो में।